हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10th का जो कि है अध्याय 4 बिहारी लाल। तो बिहारी लाल का जो हमने पैराग्राफ कल के वीडियो में देखा, भक्ति के सारे पैराग्राफ्स यानी कि भक्ति से रिलेटेड सारे पैराग्राफ्स के हमने अर्थ को देखे, समझा और पिछली वीडियो में हमने इन सारे का नोट्स भी तैयार किया था। तो आज की इस वीडियो में हम नीति के सारे पैराग्राफ्स को देखेंगे, एक एक वर्ड को समझेंगे और इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को देखेंगे। क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों आते हैं, तो हम उसको नोट्स के तौर पे दिखाएंगे। पहले हम एक एक पैराग्राफ को समझ लेंगे, ठीक है। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ कह रहा है कि दुसह दुराज प्रजानु कौ क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदू। यानी कि दुसह दुराज यानी कि दो राजाओं का शासन, ठीक है। दुसह दुराज मतलब दो राजा, प्रजानु यानी कि प्रजा के शासन को क्यों न बढ़े दुख दंदु। दुख दंदु का मतलब होता है दुख और संघर्ष क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं। दुख और संघर्ष और क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि एक ही देश में दो राजाओं का, तो एक ही देश में दो राजाओं के शासन, ठीक है, प्रजा में शासन से प्रजा के दुख और संघर्ष क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर किसी एक देश का दो राजा हो तो उसकी दो अलग अलग क्या होती हैं, नीति होती हैं, उसकी अलग अलग कई नियम कानून होते हैं जिससे प्रजा परेशान हो जाती है। तो एक ही देश में, दूसरा मतलब देश में दो राजाओं को, दो राजा का शासन क्या होता है, से प्रजा क्या हो जाती है, दुख और संघर्ष में बढ़ जाती है, ठीक है। फिर कह रहा है अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदू। मिली का मतलब होता है मिल गई है, मावस का मतलब अमावस्या, ठीक है, अमावस्या की रात्रि। तो कह रहा है कि अधिक अंधेरो यानी कि अधिक अंधेरे में, ठीक है, जिस प्रकार अधिक अंधेरे में अमावस्या की रात्रि जग करत, पूरे संसार में अमावस्या की रात्रि जो है वो रवि चंदू यानी कि कह रहा है कि यहाँ पर कि दोहरे शासन की प्रजा में उसी प्रकार दुखी है जिस प्रकार से अमावस्या की रात्रि में क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर संसार का गहन करती हैं और अंधकार को क्या करती हैं, पूर्ण करती हैं। रवि चंदू का मतलब अंधकार को पूर्ण करना। जग मीन्स संसार, करत मीन्स करती हैं। अधिक अंधेरा हो जाने के कारण जब अमावस्या की रात्रि आती है तो सूर्य और जो चंद्रमा है क्या करते हैं, रवि चंदू यानी कि सूर्य और चंद्रमा अंधकार से पूर्ण कर देते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से दो राजाएं प्रजा के शासन को दुख और संघर्ष करते हैं, उसी प्रकार से अंधेरे में पूरे संसार की अमावस्या की रात में सूर्य और चंद्रमा एक ही रात्रि में क्या करते हैं, उस अंधकार को पूर्ण करते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने आपको अर्थ एक्सप्लेन किया उसी प्रकार से हम इसका व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले हम संदर्भ और प्रसंग देखेंगे। तो हेडिंग कर लेंगे दुसह दुराज डॉटेड रवि चंदू। तो इस प्रकार से 9वें पैराग्राफ का हेडिंग है दुसह दुराज डॉटेड रवि चंदू। संदर्भ इसका एक ही है जो कि आपको हर एक पैराग्राफ पे लिख लेना है। तो आपको यही संदर्भ नोट करना है क्योंकि सारे पैराग्राफ में आपको यही संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। तो ये हो गया आपका नीति का बिहारी लाल द्वारा रचित इसका संदर्भ। अब हम देखेंगे इस पोएम का क्या प्रसंग। तो इस पैराग्राफ का प्रसंग है कि प्रस्तुत दोहे में दो राजाओं के शासन से उत्पन्न कष्टों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर दो राजा जो आपस में वर्णन करते हैं उसका ही एक्सप्लेन दिखाया गया है। तो ये हो गया आपका इस प्रकार से प्रसंग। व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में हम लिखेंगे कि कवि का कथन है कि एक ही देश में दो राजाओं के शासन से प्रजा के दुख और संघर्ष बढ़ जाते हैं। दोहरे शासन में प्रजा उसी प्रकार दुखी हो जाती है जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा एक ही रात्रि में मिलकर संसार का गहन अंधकार से पूर्ण कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी व्याख्या हो गई जो कि आप नोट कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ यानी कि 10वें नंबर पे।
तो 10वां पैराग्राफ कह रहा है कि बसे बुराई जासु तन ताही को सनमायु मानो भलो भलो कही छोड़ियो खोटो ग्रह जपू दानो। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं कवि की बसो बुराई जासू तन, यानी कि इस संसार में बुरे व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है। क्या किया जाता है? सन्मानु, यानी कि सम्मान, ताही को सम्मानु, यानी कि बसे बुराई, इस संसार में बुरे व्यक्ति को, जो बुरा करता है तो उस व्यक्ति को जासूतन, यानी कि इस संसार में उस बुरे व्यक्ति को क्या किया जाता है? ताही को सन्मानु, यानी कि उसी व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, अच्छे को अच्छा कहकर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो भले कहीं छोड़िए, भले भले कहीं छोड़िए, यानी कि भले व्यक्ति को क्या कहा जाता है कि अच्छा करने कहकर छोड़ दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर बुरे व्यक्ति को इस संसार में सम्मान दिया जाता है और भले व्यक्ति को अच्छा काम करने के लिए कहकर उसे छोड़ दिया जाता है। यानी कि अच्छा व्यक्ति अगर अच्छा करता है तो उसे अच्छा कहकर उसे छोड़ देते हैं, लेकिन बुरा व्यक्ति को इस संसार में सम्मान दिया जाता है। खोटे ग्रह जपू दानु, खोटे यानी कि जबकि अनिष्ट ग्रह, यानी कि अनिष्ट ग्रह कई प्रकार के संकट आने पर, ठीक है, आने पर जप दानु, यानी कि जप दान इत्यादि उसे शांत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कि अगर अत्यधिक संकट आता है, ग्रह आता है, संकट आता है, तो उसको आने पर जप और दान इत्यादि कर कर उसे शांत कराते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि जिससे बुराई होती है लोग उसी का सम्मान करते हैं, और जो लोग अच्छा करते हैं उन लोग के लिए वह सिर्फ अच्छा बोलकर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बुराई का साथ नहीं देना चाहिए। तो कवि का कहने का तात्पर्य यही है कि इस संसार में जो लोग बुराई करते हैं उनका लोग साथ देते हैं, लेकिन जो अच्छा करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं, उनको लोग अच्छा कहकर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो और जिस प्रकार से अनिष्ट ग्रह पड़ता है, यानी कि कई प्रकार के संकट पड़ते हैं, तो लोग जप दान कर करके उसे शांत करते हैं। यानी कि अगर आप पे संकट पड़ता है तो लोग पूजा पाठ करते हैं और उस चीज़ को शांत कर देते हैं। ठीक है, यानी कि उस चीज़ से टल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका अर्थ था। हेडिंग है बसे बुराई डॉटेड जपू दानु, बसे बुराई डॉटेड जपू दानु। संदर्भ इसका पूर्ववर्त रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि संसार में दुष्ट व्यक्ति का बहुत सम्मान होता है, जिससे उसके अनिष्ट कार्यों से बचा जा सके। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी व्याख्या। व्याख्या में लिखेंगे कि कवि का कथन है कि इस संसार में बुरे व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, अच्छे को अच्छा कहकर छोड़ दिया जाता है, जबकि अनिष्ट ग्रह आने पर जाप दान आदि करके उसे शांत करते हैं। तात्पर्य यह है कि जिसमें बुराई होती है लोग उसी का सम्मान करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का अर्थ। तो आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे 11वें पैराग्राफ पे। 11वां पैराग्राफ कह रहा है नर की अरु नल नीर की गति ककै एकै करी जोई, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होई। ठीक है, तो नर की अरु नर नील की। ठीक है, कह रहा है कि बिहारी का कथन है कि नर यानी कि मनुष्य की नल जो है वो जल की समान स्थिति में होता है। नर नील यानी कि नल की जल, ठीक है, समान स्थिति की होती है, यानी कि मनुष्य की जो ओर है वो नल के जल के समान स्थिति की होती है। गति ककै करी जोई, यानी कि जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे होकर बहता है, यानी कि गति यानी कि बहता है, ककै करी जोई यानी कि जिस प्रकार से नीचे की ओर जल जो है जितनी गति से आगे बढ़ता है यानी कि बहता है, उसी प्रकार से जे तो नीचे हवे चले, तो उसी प्रकार से मनुष्य जितनी नम्रता का व्यवहार करे, हवे चले यानी कि नम्रता का व्यवहार करता है, जैसे नीचे होकर जिस प्रकार से नम्रता का मनुष्य व्यवहार करता है, ते तो ऊंचे होई, तो वह उसी प्रकार से मनुष्य और नल का पानी जितना नीचे होकर चलते हैं उतना ही ऊंचे क्या होते हैं, उठते हैं। ठीक है, उतना ही ऊंचा उन्नति करते हैं। जितना ही वह नीचे होकर चलते हैं उतना ही ऊपर और जल्दी वह उन्नति को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार से
ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पर कि नल के जल में समान स्थिति में, ठीक है, समान स्थिति होती है और जिस प्रकार नल का जो जल है जितना नीचे होकर बहता है, ठीक है, गति करता है, जितना नीचे होकर बहता है उतना ही क्या होता है, ऊंचा उठता है, ठीक है। और जे तो नीचे हवे चले, और जितना ही नीचे होकर वह बहता है यानी कि आगे बढ़ता है उतना ही वह ऊपर उन्नति करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका अर्थ हो जाता है। हेडिंग कर लेंगे हम, बढ़त बढ़त डॉटेड नर की अरु डॉटेड ऊंचो होई, नर की डॉटेड ऊंचो होई। संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा। हेडिंग हमने ये कर लिया। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि मनुष्य जितना नम्र होता है उतना ही ऊपर उठता है, ठीक है। व्याख्या लिखेंगे कि बिहारी का कथन है कि मनुष्य की ओर नल के जल की समान स्थिति होती है। जिस प्रकार नल का जल जितना ही नीचे होकर बहता है उतना ही ऊंचा उठता है, उसी प्रकार मनुष्य जितनी ही नम्रता का व्यवहार करता है उतनी ही अधिक उन्नति कराता है। इस प्रकार मनुष्य और जल का पानी जितना नीचे होकर चलते हैं उतना ही ऊंचे उठते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रकार से इसका अर्थ। अब हम चलेंगे 12वें पैराग्राफ में। 12वां पैराग्राफ कह रहा है इसमें कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोजू बढ़ी जाए, घटत घटत सु न फिरी घटे बरु समूल कुम्ही लाई। यानी कि बढ़त बढ़त यानी कि बढ़ते बढ़ते, ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है, बढ़ता है क्या, संपत्ति सलीलू यानी कि जैसे जैसे जिस प्रकार से संपत्ति रूपी पानी बढ़ता जाता है, जिस प्रकार से संपत्ति रूपी पानी जो है वो बढ़ता जाता है, वैसे ही मन सरोजू बढ़ी जाए, वैसे ही मन रूपी कमल, सरोजू मतलब कमल, फैलता जाता है। यानी कि जिस प्रकार से पानी की उन्नति होती है, जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है उसी प्रकार से मन रूपी कमल क्या होता है, आगे फैलता जाता है। घटत घटत सु न फिरी घटे, अर्थात कि कह रहा है कि लेकिन संपन्न रूपी पानी जैसे जैसे घटता है, लेकिन संपत्ति रूपी जो संपत्ति होती है वो पानी जैसे जैसे घटता है वैसे ही बरु समूल कुम्ही लाए, वैसे ही कमल रूपी संकुचित नहीं होता, यानी कि वैसे ही कमल रूपी संकुचित नहीं होता बल्कि पूर्ण रूप से मुरझा जाता है। क्या होता है, वैसे ही जैसे जैसे पानी घटता जाता है वैसे वैसे ही कमल नहीं उगता बल्कि मुरझा जाता है। कुम्ही लाई का मतलब मुरझा जाना, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि इसीलिए मन की इच्छाओं को काबू में रखना चाहिए, नहीं तो मानव का जीवन आनंद की क्षति हो जाती है, आनंद की क्षति में ग्रस्त हो जाती है। तो जिस प्रकार से जल बढ़ता जाता है वैसे ही कमल खिलता जाता है, और जिस प्रकार पानी घटता जाता है, संपत्ति उसकी घटती जाती है, वैसे ही कमल मुरझा जाता है। यही इसका अर्थ है। हेडिंग हम कर लेंगे इस प्रकार से आपको, बढ़त बढ़त डॉटेड समूल कुम्ही लाई। कर लेंगे बढ़त बढ़त डॉटेड समूल कुम्ही लाई। संदर्भ इसका पूर्ववर्त रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कवि के धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया है। व्याख्या लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि संपत्ति रूपी पानी जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे मन रूपी कमल फैलता जाता है, अर्थात मन की इच्छाएं एवं प्रलोभन में वृद्धि होती जाती है। लेकिन संपत्ति रूपी पानी जैसे जैसे घटता है मन रूपी कमल संकुचित नहीं होता बल्कि पूर्ण रूप से मुरझा जाता है। इसलिए मन की इच्छाओं को काबू में रखना चाहिए, नहीं तो मानव जीवन में आनंद की क्षति हो जाती है। अगर मन को काबू में न रखेंगे तो हमारे मन क्या होगा, बढ़ता जाएगा और हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये इसकी व्याख्या हो गई। अब हम चलेंगे 13 पैराग्राफ पे। 13वां पैराग्राफ कह रहा है इस प्रकार से कि जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मित, रज राजसु न छुआई, तो नेह चिकनो छीत। तो इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि जो चाहत
यानी कि यदि आप चाहते हो, ठीक है, जो चाहत, यदि आप भी जो भी चाहते हो चटक न घटे, यानी कि मित्रता की चमक समाप्त न हो। यानी कि यदि आप चाहते हो कि मित्रता की इस घटक को समाप्त न किया जा सके, यानी कि मित्रता की चमक को समाप्त न हो, तो मैलो होई न मित, ठीक है, मित मतलब मित्रता होती है, तो मैलो होई न मित, तो कह रहा है कि तो मित्रता क्या रहेगी, स्थायी बनी रहेगी और इसमें दोष उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हमारी मित्रता की चमक समाप्त न हो, तो मित्रता क्या रहेगी, मैलो, यानी कि मित्रता पर कोई भी मैल नहीं आएगी और न ही उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। रज राजसु न छुआई तो, ठीक है, रज राजसु न छुआई तो, जिस प्रकार चिकने, ठीक है, जिस प्रकार तेल में चिकने वस्तु धूल से स्पर्श हो जाते हैं, तो नेह चिकनो चीत, तो जिस प्रकार से वैभव जो है, यानी कि जिस प्रकार से स्पर्श मैली हो जाती है, उसी प्रकार से चमक की घाटी उत्पन्न होने लगती है। यानी कि जिस प्रकार से प्रेम का कोमल चित धन रूपी धूल में स्पर्श हो जाता है, ठीक है, छुआई मतलब उसमें स्पर्श हो जाता है, जिस प्रकार से कोमल जो है वो धन रूपी धूल में स्पर्श हो जाता है, यानी कि धूल में पड़ने लगता है और दोष युक्त होता है, यानी कि उस पर कोई दोष नहीं होता, तो नेह चिकनो चीत, यानी कि उसी प्रकार मित्रता में भी कोई कमी आ जाती है, यानी कि मित्रता में कमी आ जाती है। तो जिस प्रकार से कमल के फूल में कीचड़ लगने के कारण उसकी धूल उसको स्पर्श कर लेते हैं लेकिन फिर भी वह दोष रहित होता है, उसी प्रकार से मित्र में भी कमी आ जाती है, मित्रता में भी कमी हो जाती है। तो यही इसका अर्थ है। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप चाहते हो कि मित्रता की चमक समाप्त न हो तथा मित्रता स्थायी रूप से बनी रहे, तो इसमें कोई दोष उत्पन्न न हो, तो धन वैभव का इसमें संबंध न होने दो। जिस प्रकार चिकने तेल में धूल स्पर्श हो जाता है और जिस प्रकार कमल में धूल स्पर्श करा जाता है, उसी प्रकार से क्या होती है कि चमक की घाटी उतर जाती है, उसकी चमक की घाटी उतर जाती है और मित्रता में कमी आ जाती है। यही इसका अर्थ है। चलिए हेडिंग कर लेते हैं, जो चाहत डॉटेड नेह चिकनो चीत। हेडिंग कर लेंगे, जो चाहत डॉटेड चिकनो चीत। संदर्भ इसका पूर्ववर्त रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे कि इस दोहे में कवि ने मित्रता के मध्य धन और वैभव को न देने का परामर्श दिया है। मित्रता में धन न आए, इसका परामर्श व्यक्त किया है। व्याख्या में लिखेंगे कि कवि का कथन है कि यदि आप चाहते हैं कि मित्रता की चमक समाप्त न हो तथा मित्रता स्थायी बनी रहे और इसमें दोष उत्पन्न न हो, तो धन वैभव का इसमें संबंध न होने दें। जिस प्रकार तेल से चिकनी वस्तु धूल के स्पर्श में मैली हो जाती है, उसी प्रकार चमक की घाटी घट जाती है और उसी प्रकार से प्रेम में से कोमल चित धन रूपी धूल के स्पर्श से दोष युक्त हो जाता है और उसी प्रकार से प्रेम का जो कोमल चित है, हृदय में जो धन रूपी धूल है, यानी कि धन का जो धूल है, वो स्पर्श करके दोष युक्त हो जाता है और मित्रता में कमी आ जाती है। यानी कि धन बीच में आता है तो मित्रता में कमी आने लगती है। यही इसका अर्थ है। अब हम चलेंगे 14वें पैराग्राफ पे। 14वां पैराग्राफ कह रहा है, बुरो बुराई जो तजे तो चितु खरो डरातु, ज्यो निकलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पातु। तो इस पैराग्राफ का वर्णन में कवि ने कहा है, बिहारी लाल ने, कि बुरो बुराई जो तजे, यानी कि कवि का कथन है कि यदि दुष्ट अचानक अपनी दुष्टता त्याग दे, यानी कि बुराई अपनी बुरे व्यक्ति जो है अगर अपनी बुराई को तजो मतलब त्याग दें, तो चितु खरो डरातु, यानी कि तो अच्छा व्यवहार करने लगे तो उससे चित्त क्या करने लगेंगे, डरने लगेंगे। तो अगर अच्छा वो काम करने लगे तो उससे क्या करेंगे, चित्त जो है वो डरने लगेंगे, अच्छा व्यवहार करने से वो सब डरने लगेंगे। ज्यो निकलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पातु, यानी कि जैसे, ज्यो मीन्स जैसे, निरंकु मतलब चंद्रमा,
मयंकुलखी, यानी कि जैसे चंद्रमा को धब्बा रहित देखकर, ठीक है, चंद्रमा को धब्बा रहित देखकर, लकी मीन्स देखना, गने लोग उत्पातु, अपशगुन की कल्पना करने लगते हैं। लोग कहते हैं कि यह अपशगुन है। उत्पातु मतलब होता है अपशगुन। तो जैसे चंद्रमा पर धब्बा रहित देखकर, चंद्रमा को बिना दाग के देखकर लोग क्या करते हैं, उस पर क्या मानने लगते हैं कि वह क्या है, अपशगुन की कल्पना करने लगते हैं। तो यही कहने का अर्थ है कि अगर बुराई को त्याग दे तो क्या करे, अच्छा काम करने लगे तो उससे चित्त यानी कि लोग डरने लगते हैं। इस प्रकार से चंद्रमा का दाग समाप्त हो जाए तो लोग उसे अपशगुन मानते हैं। तो यही इसका क्या है, अर्थ है। चलिए हेडिंग कर लेते हैं, बुरो बुराई डॉटेड लोग उत्पातु। तो इस प्रकार से 14 का पैराग्राफ है, बुरो बुराई डॉटेड लोग उत्पातु, ठीक है, उत्पातु। संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा। प्रसंग लिखेंगे कि इस दोहे में कवि ने बताया है कि दुष्ट व्यक्ति सहसा अपनी दुष्टता त्याग दे तब भी सदा अमंगल की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो चलिए व्याख्या देखें इसका, क्या कहना चाहता है कवि। तो कह रहा है कि कवि का कथन है, यदि दुष्ट अचानक अपनी दुष्टता त्याग दे और अच्छा व्यवहार करने लगे तो उससे चित्त डरने लगते हैं, यानी कि व्यक्ति डरने लगते हैं। जैसे चंद्रमा को धब्बा रहित देखकर लोग उसे अपशगुन की कल्पना करने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार चंद्रमा का धब्बा रहित होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का एकाएक दुष्टता त्याग देना असंभव है। ठीक है, कि जैसे जैसे चंद्रमा अगर उसका दाग हट जाए तो वो मानना अपशगुन यानी कि उसको देखना बहुत ही अचंभा की बात है, उसी प्रकार अगर दुष्ट लोग अपने दुष्टता को छोड़ दें तो उसमें डरने की तो बात है ही। तो यही इसकी व्याख्या है। चलिए हम देखते हैं इस पैराग्राफ के लास्ट हेडिंग को, यानी कि 15वां पैराग्राफ। 15वां पैराग्राफ कह रहा है कि स्वारथु सुकृतु न श्रमु वृथा देखी विहंग बिचारी, बाज पराए पानी परी तू पच्छिनु न मारी। तो कवि कहते हैं इसमें कि स्वारथु सुकृति न श्रमु वृथा। तो कह रहा है कि स्वारथु सुकृत न श्रमु वृथा, यानी कि स्वार्थु, कि हे राजा जय सिंह तू अपने मन में अच्छी तरह से सोच विचार करके देख ले कि हे राजा क्या सुकृतु, यानी कि हे राजा जय सिंह तू अपने मन में, वृथा मतलब कि सोच विचार कर देख ले, देखी विहंग बिचारी, सोच विचार कर देख ले कि हे राजा जय सिंह तू अपने मन में अच्छी तरह से सोच विचार कर देख ले। क्या देख ले कि तू शिकारी के, ठीक है, बाज पराए पानी परी तू पछिनु न मारी। तू अच्छे से सोच विचार करके देख ले कि तू शिकारी के हाथ पकड़कर अपनी जाति के, ठीक है, तू बाज यानी कि तू शिकारी के, पराए पानी पारी यानी कि शिकारी के हाथ में, ठीक है, पानी का मतलब होता है हाथ में, पराए मतलब पकड़कर, परी मतलब अपनी, यानी कि तू पराए लोगों को यानी कि तू शिकारी के हाथ में पकड़कर अपनी जाति के पक्षियों को क्या करता है, मारता है। पच्छिनु का मतलब पक्षी, मारी मतलब मारता है, यानी कि तू हे राजा जय सिंह तू अपने मन में अच्छी तरह से विचार करके देख ले कि तू अब शिकारी के हाथ में पकड़कर अपनी ही जाति को पक्षियों को मारता है। इससे न तो तेरे जाति के पक्षियों को मारता है, तो इससे न तो तेरा स्वार्थ है, ठीक है, स्वार्थ सुकृत यानी कि न तो तेरा इससे स्वार्थ है, और न श्रुमि वृथा। पहले लास्ट का यहाँ पे बनता है कि तू सोच विचार कर अपने मन में देख ले कि तू क्या कर रहा है, किसी शिकारी को तू अपनी ही जाति के पक्षियों को मारकर दे रहा है। ना तो तेरा इसमें कोई स्वार्थ है, स्वार्थु मतलब न तो तेरा इसमें कोई स्वार्थ है, और न श्रुमि वृथा, और न इसमें कोई तेरा अच्छा काम है। तेरी मेहनत जो है वो बेकार जाती है। ठीक है, यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य है कि हे राजा जय सिंह तू सोच विचार कर देख ले कि तू क्या कर रहा है, अपने हाथों से पकड़कर अपनी ही जाति के पक्षियों को तू मार रहा है। इसमें न तो तेरा स्वार्थ है और न ही तेरा इसमें कोई
अच्छा काम है, तेरी मेहनत इसमें बेकार जा रही है, वृथा यानी कि तेरी मेहनत इसमें बेकार जा रही है, यही इसका अर्थ है। तो हम व्याख्या में अच्छे से इसको देख लेंगे लिखित तरीके से, लेकिन यहाँ पर राजा जयसिंह को यहाँ पर इसकी बातों को संदेश दिया जा रहा है मारने का, कि उसे न मारे। ठीक है, तो हेडिंग कर लेंगे स्वार्थु सुकृतु डॉटेड न मारी। तो हेडिंग कर लेंगे स्वार्थु सुकृतु डॉटेड न मारी। संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा। प्रसंग लिखेंगे कि इस दोहे में बिहारी ने राजा जय सिंह को अनियोक्ति द्वारा लोगों को न मारने का संदेश दिया है। लोगों यानी कि पक्षियों को। ठीक है, व्याख्या लिखेंगे कि हे राजा जय सिंह, तू अपने मन में अच्छी तरह सोच विचार कर देख ले कि तू शिकारी के हाथ में पकड़कर अपनी जाति के पक्षियों को मारता है। ठीक है, शिकारी के हाथों को पकड़कर तू अपनी ही पक्षियों के, अपनी ही जातियों के पक्षी को मार रहा है। इससे न तो तेरा स्वार्थ है और न तू अच्छा काम कर रहा है, तेरी मेहनत भी बेकार जाती है, क्योंकि तेरे मेहनत का फल तुझे न मिलकर तेरे मालिक को प्राप्त होता है। अब तू तेरी मेरी सलाह मान ले और अपनी जाति के पक्षियों का वध मत कर। ठीक है, मत मार, क्योंकि तुझे अपनी ही जातियों के पक्षियों को मारकर क्या मिलेगा? इसमें तेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ना तूने कोई अच्छा काम किया है, इसलिए तू अपनी जाति के पक्षियों को न मार। ठीक है, यहीं पर राजा जय सिंह को यह प्रेरित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये इसका अर्थ हो गया। हमारा 15 पैराग्राफ आज के इस वीडियो में समाप्त होता है, भक्ति और नीति का सारा मिला करके। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ये वीडियो को देख सके, और क्लास 10 के बच्चों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्न को, क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में अभ्यास प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, पैराग्राफ तो आएगा ही, उसके रिलेटेड प्रश्न के उत्तर भी पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।